नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर विश्व का इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इटली के एकीकरण के बारे में। इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि 1815 या से पूर्व इटली की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। 8वीं शताब्दी में इटली पवित्र रोमन साम्राज्य का एक अंग था। बाद में पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके फलस्वरूप इटली अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो गया। 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के विभिन्न देशों विशेषतः ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने इटली के प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रयास किया था। 18वीं सदी के अंतिम दशक में नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के उत्तरी प्रदेशों को जीतकर शक्तिशाली गणराज्यों की स्थापना की थी। जब वह फ्रांस का सम्राट बन गया तो उसने इन गणराज्यों और पोप के राज्य को मिलाकर इटली के नवीन राज्य की स्थापना की। इस प्रकार नेपोलियन ने अनजाने में ही इटली की राष्ट्रीय एकता का बीजारोपण कर दिया था। जिस प्रकार जर्मनी में एकीकरण का श्रेय नेपोलियन और बिस्मार्क को है, उसी प्रकार इटली में एकीकरण का जो श्रेय है वो नेपोलियन और कावूर के योगदान को जाता है। नेपोलियन ने इटली के छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया था तथा इन राज्यों में उसने नेपोलियन कोड को लागू भी किया था और इटली की जनता को भाषण और लेखन की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इटली में नेपोलियन द्वारा स्थापित की गई प्रशासनिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। जैसे उदारवाद, राष्ट्रीयता और राजनीतिक एकता की भावनाओं का प्रचार संपूर्ण इटली में बहुत तेजी से फैल गया। तो 1815 से पूर्व इटली विभिन्न राज्यों का एक राजनीतिक संगठन था और नेपोलियन ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली को राष्ट्रीय और राजनीतिक एकता प्रदान की। अब मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन पराजित हो गया था और उसके पश्चात वियना कांग्रेस हुई इटली। तो वियना समझौता जो हुआ उसमें इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, पुनः छोटे छोटे राज्यों में उसको विभाजित कर दिया गया, जिससे उसके इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पीडमोंट का राज्य हो गया जहाँ सेवाय वंश का शासन था। उसके उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश हुए थे जिन पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। परमा, मोडेना, टस्कनी के यद्यपि ये स्वतंत्र राज्य थे लेकिन फिर भी उनके ऊपर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। मध्य में पोप का अपना स्वतंत्र राज्य था। दक्षिण में हम देखें तो नेपल्स और सिसिली थे जहां बोर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। तो ये जो नई व्यवस्था लागू की गई वियना कांग्रेस के कारण वो पूर्णतः निरंकुश, प्रतिक्रियावादी और भ्रष्ट थी। तो इटली जो था वो 8 राज्यों की भिन्न भिन्न उसमें विभक्त हो गया था और मेटरनिक ने भी कहा था कि यहाँ का एक प्रांत दूसरे प्रांत के विरुद्ध है, एक नगर दूसरे नगर के विरुद्ध है, एक वंश दूसरे वंश के विरुद्ध है। तो इटली के लोग जो थे वो भी क्रांति जनित विचारधारा से प्रभावित हो गए थे क्योंकि नेपोलियन ने उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत कर दी थी। अब ये तो थी स्थितियाँ इटली की कि वो 1815 के पश्चात इटली में क्या स्थिति थी। तो अब हम जानते हैं कि इटली के एकीकरण के मार्ग में क्या बाधाएं थी। तो सबसे पहली जो बाधा थी इटली के एकीकरण के मार्ग में, इटली में बाहरी शक्तियों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इटली के उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया था क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्राधान्य था। यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया पर उसका अधिकार था। मोडेना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों का अधिकार था। परमा की रानी ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया का इतना अधिक प्रभाव था कि इटली के एकीकरण में सबसे अधिक
बाधक था। इसके बाद है पोप का असीमित अधिकार क्षेत्र। पोप की शक्तिशाली राजसत्ता के कारण इटली के दो भाग हो गए थे। पोप के राज्य को जीतना और भी अधिक मुश्किल था, क्योंकि इससे यूरोप की समस्त कैथोलिक जनता नाराज हो जाती, क्योंकि पोप को जो कैथोलिक जनता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी। तो जब पोप के हाथ में सत्ता रही तब तक उसने इटली का एकीकरण नहीं होने दिया। प्रांतीय और व्यापक फुट। इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन सब में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून और भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं थीं, जिसके कारण इटली में व्यापक फूट फैली हुई थी और इन प्रांतों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। इसके बाद राजाओं में ईर्ष्या। राजाओं ने इटली की एकता के लिए त्याग करने की भावना नहीं थी। इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए कोई भी राजा ये तैयार नहीं था अपने स्वार्थों का बलिदान करने के लिए। सब अपनी निरंकुश सत्ता बनाए रखना चाहते थे। इसके बाद है इटली के एकीकरण में मत व भिन्न। इटली के एकीकरण में भिन्न भिन्न मत के लोग थे। कुछ लोग इटली के पूर्णतः गणतंत्रात्मक स्वरूप के समर्थक थे, तो कुछ लोग रोम के पोप की अध्यक्षता में संघीय राज्य की स्थापना के पक्ष में थे, तो कुछ सार्डिनिया पीडमोंट की अध्यक्षता में इटली के एकीकरण के इच्छुक थे। तो ये आपसी मत व भिन्न भी इटली के एकीकरण में बहुत अधिक बाधक रहा। विभिन्न बाधाओं के बावजूद भी इटली वासियों ने राष्ट्रीयता की भावना से मुंह नहीं मोड़ा और 1815 से 1850 ईस्वी के मध्य इटली के एकीकरण के लिए बराबर प्रयास होते रहे। तो इटली में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनका प्रारंभ हुआ और सबसे पहले कार्बोनेरी संस्था की स्थापना हुई। इटली के परिवर्तित परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम तीव्र और व्यापक आंदोलन के रूप में, असंतोष के रूप में प्रकट हुआ और यहाँ उन्होंने इस उद्देश्य से सफलता प्राप्त करने के लिए कार्बोनरी नामक गुप्त समिति की स्थापना की और इस समिति की शाखाएं संपूर्ण इटली में खोली गई। कार्बोनरी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करना तथा विदेशियों को इटली से बाहर निकालना था। ये इटली के देशभक्तों का एकमात्र ऐसा संगठन था जिसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित किए गए थे। ये थी कार्बोनरी संस्था की स्थापना। यहाँ पर जो हुई एकीकरण के प्रयास जो हुए, अब है 1820-21 का विद्रोह। स्पेन की क्रांति से प्रेरित होकर 1820 में कार्बोनरी संस्था के नेताओं ने नेपल्स में विद्रोह कर दिया और गुप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। 1821 में हम देखें पीडमोंट के देशभक्तों ने भी विद्रोह कर दिया। नेपल्स और पीडमोंट के विद्रोहियों ने अपने शासकों को खदेड़ दिया, किंतु ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख इस उदारवाद को सहन करने वाला नहीं था, तो उसने तुरंत हस्तक्षेप करके विद्रोह का दमन कर दिया और पुनः निरंकुश शासकों को बिठा दिया। यद्यपि विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन जन असंतोष कम नहीं हुआ और विद्रोह अग्नि पूरी तरह से नहीं बुझी। 1830 में फिर से विद्रोह हुआ। 1830 में फ्रांस में क्रांति भी हुई थी और इस क्रांति की जो अग्नि है वो यूरोप में फैल गई थी और इस क्रांति के प्रभाव से पोप के राज्य परमा मोडेना में विद्रोह हो गया। इटली के क्रांतिकारियों को फ्रांस से सहायता मिलने की आशा थी, किंतु फ्रांस ने कोई सहायता नहीं की। इस बार फिर से ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप किया और विद्रोहों को कुचल दिया। तो 1820 और 1830 में इटली की एकता स्थापित करने के सभी प्रयास असफल सिद्ध हुए और इटली के देशभक्त नेताओं को ये ज्ञान हो गया कि ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का अंत नहीं हो जाता तब तक इटली अपनी स्वतंत्रता और एकता स्थापित नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने ये अनुभव किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल कार्बोनरी संस्था ही पर्याप्त नहीं है।